सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के सभी महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जितने भी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना स्थित है। बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। तो रिहंद बांध, जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र से महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो चिपको आंदोलन का वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, क्योंकि वनों की कटाई बहुत ही तेजी से हो रही थी, उत्तराखंड की बात है ये, तो उत्तराखंड में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और जब कोई भी पेड़ काटने आता था तो लोग उस पर चिपक जाते थे, यानी कि उस पेड़ को काटने नहीं देते थे। तो इसीलिए उस आंदोलन का नाम ही पड़ गया चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है A = सिग्मा x अपॉन n, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। तो ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव की नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। तो कारतूसों का जो प्रयोग हो रहा था, मुख्य रीजन यही था। इसीलिए आपको पता है कि मंगल पांडे ने विरोध कर दिया था और उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या भी कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी भी दे दी गई थी। 6 अप्रैल को उन्होंने गोली मारी थी और 8 अप्रैल को, यानी कि 2 दिन के बाद उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, रानी अवंतीबाई कौन थी? तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, और आपको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अच्छे से आपको पता है, राजा राम मोहन राय ने। पूजा का अधिकार सभी को है, आत्मा अजर अमर है, ईश्वर कर्म के अनुसार फल देता है, ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः आयरलैंड की निवासी थी, यानी कि आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश महिला थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये भूलिएगा मत आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों में 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया, यानी कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। तो इसमें ऋतुओं में बदलाव के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में बदलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वनों उन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
धीरे धीरे वन नष्ट हो जा रहा है, धीरे धीरे पेड़ों की कटाई हो रही है, जिस तरीके से धीरे धीरे पेड़ों को काट करके उस भूमि को बिल्कुल अनुपजाऊ बना दिया जा रहा है। और आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं, और जब पेड़ वहां से कट जाएंगे तो मिट्टी आसानी से बह जाएगी वहां से। तो इस तरीके से मृदा अपरदन बहुत तेजी से होता है जब पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो वनोन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ सिंह स्तंभ कहाँ से अंकित किया गया है? तो अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां लंबाई के घटते हुए क्रम में है। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। कर्णाली घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर है। रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर है। राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है। बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूस्खलन का क्या तात्पर्य है? धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर के बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा एवं बाढ़ तथा भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पति के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने अथवा पानी के पादपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। भूस्खलन का मतलब दोस्तों है कि पत्थरों का खिसकना या गिरना, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं। खासकर ये जब बारिश का मौसम होता है, पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन की घटना बहुत होती है। भूस्खलन की वजह से पत्थर खिसक जाते हैं या टूट करके गिर जाते हैं और सड़कों पर जाम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कोयला, प्याज, दलहन एवं तिलहन का आयात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। तो हर्शकोविट्ज के अनुसार पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रूसी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की और अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। रूस की निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की और अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी, तो आप याद रखिएगा, यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? तो फ्रांसीसी है और अंग्रेजी है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का 17वां राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में अगरिया, बोगा, भुइया, पटारी, परहरिया
चेरो, बुक्सा, खरबार, पंखी, पनिया, जौनसारी, थारू जनजाति, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड। इसमें से थारू, भोटिया, राजगोंड, इन सबको आप जरूर याद रखिएगा। और जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें से कम 5 का नाम आपको याद होना चाहिए। 2017 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? उदारवादी आंदोलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि थे। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? 11 फरवरी 1922, यहाँ पर आप सही कर लीजिए 20 नहीं 1922 को आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया था? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरा चौरी गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई थी। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिसमें 22 व्यक्ति जलकर मर गए। जब गांधी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। तो इसलिए 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था। याद रखिएगा आप लोग 1922 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों में नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया। गांधी जी ने गांवों में ताड़ी के सभी वृक्षों को काट डालने का आदेश दिया। गांवों में जातीय पंचायतों से अपील की गई कि अपने बिरादरी वालों से मदिरा त्याग करने का अनुरोध करें। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? तो जिन्ना ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार है। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल के बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है। गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं। तो ये आरोप लगाया था जिन्ना ने गांधी जी पर कि वो हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं और वो हिंदूवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो आपको अच्छे से पता है कि 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का घोर विरोध किया था और लाहौर में एक जुलूस निकाला था। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बड़े घातक लाठी प्रहार किए थे। किसने? सैंडर्स ने, जिसके कारण 7 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियों में मतदान का अधिकार यानी कि वोट करने का अधिकार, अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाया गया, विविधता में एकता का नारा दिया गया, विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। ये सभी क्या है? भारत की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसके कार्य बताइए। तो यूनेस्को का इंग्लिश में पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाम याद रखिएगा आप लोग। और इसका कार्य क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो स्थिति, उच्चावच, भूपृष्ठीय हवाएं, उपरितन वायु धाराएं। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? तो बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफान तथा लहरें। ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो जैसे बाढ़ आ जाता है, अचानक सूखा आ जाता है, भूस्खलन यानी कि भूकंप आ जाता है, ये सभी चीजें जो होती हैं ये सभी प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चक्रवात को और किन नामों से हम जानते हैं? तो हैरिकेन, टाइफून, बिली बिलीज, टॉर्नेडो, ट्विस्टर। क्वेश्चन नंबर 40 है,
पराबैंगनी कीड़ों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम लिखिए। तो त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद। तो आपको पता है कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी कीड़ों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो ओजोन परत। याद रखिएगा आप लोग, ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है? तो बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह की फसल के लिए, सीमेंट बनाने में, ईंट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर है? तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा रिहंद नदी रेणुका नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, दादा भाई नौरोजी कौन थे? दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो थे वो उग्रवादी दल के नेता नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर पूछा है दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी उदारवादी दल के नेता थे। क्या थे? अभी आपने पीछे क्वेश्चन में देखा है कि वो उदारवादी दल के नेता थे, तो यहाँ पर उग्रवादी नहीं आएगा। उग्र दल में कौन कौन थे? बाल लाल पाल, जिसमें मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। तो वो उग्रवादी दल के नेता थे, लेकिन जो दादा भाई नौरोजी थे ये उदारवादी दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 में उन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी और 1915 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था महाराष्ट्र में और इन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों, यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिए, 4 मार्च नहीं बल्कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूना पैक्ट क्या है? तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। एक समझौता है जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। यानी कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, निर्माण पद्धति, दिशा निर्धारण, सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण ही संभव हुआ है। भय, संदेश एवं कमजोरियों से देश को मुक्त करके अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके गांधी जी ने नए भारत का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। याद रखिएगा आप लोग कि सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। और आज भी हम गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से ही जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात क्या था? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां थी, यानी कि 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां। तो इस तरीके से स्त्री पुरुष अनुपात है ये। क्वेश्चन नंबर 52 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 53 है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको पता है चीन के बाद हमारा ही नंबर है, यानी कि दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षर है? केरल। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न राज्यों में कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो कितना है? 68.8% लोग गांवों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है? तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 59 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943 है। इसका मतलब क्या है? ये जो 943 संख्या दी गई है ये बता रही है कि प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? तो जन्म दर 21.8 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार है। क्वेश्चन नंबर 61 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73 है। स्त्रियों की साक्षरता दर 64.6 तथा पुरुषों की साक्षरता दर 90.8 है। स्त्री पुरुष सबका मिला के अगर बताना है तो कितना हम बताएंगे? 73%। क्वेश्चन नंबर 62 है, जन्म दर किसे कहते हैं? तो प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को ही जन्म दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा तथा कब की गई थी? तो 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल के 2 नेताओं के नाम बताइए, अथवा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलनों के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए, अथवा राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आप देखिए लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी। आपने अभी देखा कि उदारवादी आंदोलन के नेताओं में कौन है? दादा भाई नौरोजी। अभी पहले भी क्वेश्चन में आपने ये देखा था। महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1789 में यानी कि 1789 में अमेरिकन कर्नल हेनरी अल्कॉट तथा रूसी महिला ब्लावेट्स्की ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई और इसके संस्थापक केशव चंद्र जी थे। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 69 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, इसीलिए 2016 में इसने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है। क्वेश्चन नंबर 70 है, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। तो इसे रोलेट एक्ट को ही भारतीयों ने इसका घोर विरोध किया और इसे ही काला कानून कहा गया, क्योंकि इसमें बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के आपको कोई भी कभी भी गिरफ्तार कर सकता था। ये बहुत ही बेकार कानून था, तो इसीलिए इसका घोर विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, याद रखिएगा। हमारे देश के इतिहास की एक बहुत ही दुखद घटना है। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी जलियांवाला कांड के बाद? कैसरे हिंद की। और टैगोर ने किसकी उपाधि लौटाई थी? सर की। और
जमनालाल ने किसकी उपाधि लौटाई थी? राय बहादुर की। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखिए। तो रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की थी। इस मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई थी। देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक कानून था जिसका भारतीयों ने घोर विरोध किया था, अभी मैंने आपको बताया भी। क्वेश्चन नंबर 74, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, इसका क्या कारण था? तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया था। इसके मुख्यतः दो कारण थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए रोलेट एक्ट का विरोध करना और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना। इन्हीं दो के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था। आपको पता है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन, भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, साइमन कमीशन क्या था, उसका विरोध क्यों हुआ? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इस कमीशन में भारतीयों को शामिल ही नहीं किया गया था। सारे कानून इन्होंने ही बनाए थे, अंग्रेजों ने ही बनाए थे। यह कमीशन पूरी तरह अंग्रेजी कमीशन था। इसमें भारतीय सहमति भी नहीं थी, भारत के लोगों से सहमति भी नहीं ली गई और भारत के लोगों के लिए कानून बना दिया गया। फलतः कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर इसके विरोध का निर्णय लिया और 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 77 है, 1857 ईस्वी की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो 4 प्रमुख नेता हैं 1857 की क्रांति के, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 79 है, मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। इसके फलस्वरूप उन्होंने अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी 6 अप्रैल 1857 को और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 है, सन 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या किसने की थी? तो मंगल पांडे ने ही 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी 6 अप्रैल 1857 को और फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। क्वेश्चन नंबर 81 है, बहादुर शाह जफर कौन थे? तो अंतिम मुगल सम्राट और दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर थे। क्वेश्चन नंबर 82 है, तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के अड्यार चेन्नई में स्थापित हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 84 है, आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए, इसकी रचना किसने की थी? तो आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, जेट वायुधारा किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है उसे क्या कहते हैं? जेट वायुधारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, यह किसका कथन है? तो पंडित बाल गंगाधर तिलक जी का यह कथन है, आपको अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन
बंबई से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो 1951 में। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो सारस है। क्वेश्चन नंबर 95 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए पूछा गया 2019 में। क्वेश्चन नंबर 96 है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार भारत में लागू हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो कौन है? ललितपुर। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 100 है, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे, जितनी भी वीडियोस हमने 4th सेमेस्टर की बनाई हैं आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको सभी विषयों की फ्री पीडीएफ चाहिए, आपको 4th सेमेस्टर के सभी विषयों की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की बिल्कुल फ्री पीडीएफ हम देंगे और आपकी तैयारी को भी बहुत अच्छा करवाएंगे। तो आप सभी वीडियोस को देखिए और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछिए, आपकी तैयारी को हम बेस्ट करवाएंगे और लगातार ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों आप ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।